नमस्कार, जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड का फंक्शन पढ़ा हमने। और आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड की क्लॉटिंग क्या ज़रूरी है या नहीं, और ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग है क्या, पहले ये समझें। जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो उससे ब्लड निकलने लगता है, और यदि लगातार वह ब्लड निकलता जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उस ब्लड को रोकने के लिए ब्लड के जहाँ घाव रहता है वहाँ एक लेयर बन जाती है, और उसके कारण ब्लड रुक जाता है, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, यानी ब्लड का थक्का जमना। जनरली हम ये पढ़े हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का जो जिम्मेदार होता है वो विटामिन के होता है। केवल विटामिन के की ही ज़रूरत होती है ब्लड क्लॉटिंग की। यदि होती है तो कहाँ होती है और कैसे होती है, इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है उसे कैसेंडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैसेंडिंग कहते हैं। अब ब्लड का थक्का जमने की प्रोसेस क्या होती है समझे। जैसे मान लीजिए आटा से रोटी बनाने के बीच जो प्रोसेस होती है, आटे को चालना, गूलना, फिर उसको बेलना, पकाना, ये सब क्या कहलाता है? एक प्रोसेस होती है। ठीक इसी प्रकार ब्लड की क्लॉटिंग में एक प्रोसेस होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को ही हम कैसेंडिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस में अप्रॉक्सली 4 मिनट लगता है। आपने देखा होगा, चोट लग जाती है तो लोग उसे दबा लेते हैं, थोड़ी देर बाद छोड़ते हैं तो ब्लड रुक जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अप्रॉक्स टाइम क्या होता है? 4 मिनट लगता है। आप समझे। सबसे पहले कल हमने पढ़ा ब्लड के दो पार्ट्स हमने पढ़ा। एक प्लाज्मा पार्ट पढ़ा, एक कार्पलस पार्ट पढ़ा। प्लाज्मा में था प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्लाज्मा में तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि थ्रोम्बोसाइट जो होता है वह प्लेटलेट का टेक्निकल या बायोलॉजिकल नेम होता है। तो थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। सबसे पहले क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट जो होते हैं वो वायु के, जैसे ही घाव लगा हमारे अंदर, कटा कहीं, तो डायरेक्ट थ्रोम्बोसाइट, चूंकि अब थ्रोम्बोसाइट होता कहाँ है? ब्लड में घूमता रहता है बॉडी के हर पार्ट में। तो जैसे ही कटा तो वायु बाहर से आई और उसमें हवा लगी, तो थ्रोम्बोसाइट का संपर्क जैसे ही वायु से होता है यानी एयर से होता है तो वो बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। थ्रोम्बोसाइट वायु से संपर्क करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। फिर यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करेगा। कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, कैल्शियम को जगाएगा। बोलेगा आप एक्टिव हो जाए, चोट लगी है, घाव कैसे ठीक करना है। तो कैल्शियम उसके लिए कुछ नहीं कर पाता है, बस एक एडवाइस देता है। वो क्या करता है? कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन हमने पढ़ा है कि ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में होती है। तो प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्शन करके थ्रोम्बिन बनाते हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव पोजीशन में होता है, यानी जब यह सोया हुआ होता है तो उसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। जब यह एक्टिव हो जाता है तो इसे थ्रोम्बिन बोलते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन को मिलाकर थ्रोम्बिन बनता है। अब यह थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करेगा और बनाएगा फाइब्रिन। फाइब्रिन एक जाली होती है, और वह जाली, जैसे ऐसा माने कि किसी पुल या नाले में हम जाली रख देते हैं तो उधर आके कचरा क्या होता है? जाम होता जाता है, और उसे पानी पे धीरे धीरे क्या होने लगता है? रुक जाता है। तो यह थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को मिलकर एक फाइब्रिन बनाया, और फाइब्रिन एक जाली होती है। फाइब्रिन रुधिराणु, देखिए जब ये जाली बनकर कंप्लीट हो जाती है तो एक घाव के ऊपर आपने देखा होगा कि एक लेयर बन जाती है, जिसे हम पपड़ी या पट्टी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप तुरंत उसको बाहर निकाल दे तो ब्लड आ जाएगा। यदि आप नहीं निकालते हैं तो कुछ केसेस में उससे थोड़ी सी हल्का येलोइश कलर का पानी निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, वही सीरम कहलाता है, ठीक है ना। तो जब ये जाली लग जाती है तो ऊपर हो जाती है, जमा हो जाती है, तो जाली से ब्लड चूंकि बहता रहता है तो उस जाली में आरबीसी रुक जाएगा, डब्ल्यूबीसी रुक जाएगा, प्लेटलेट रुक जाएंगे, और वह एक बड़ी सी मोटी लेयर बना लेगा, जिससे कोई भी लिक्विड उससे प्रवाहित नहीं होगा, यानी ब्लड बाहर नहीं आएगा। एक बार फिर से समझें। थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा तो थ्रोम्बिन बनाएगा।
थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ फाइब्रिन एक जाली बनाएगा और इस जाली में रुधिराणु जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो आके धीरे धीरे जमा हो जाते हैं और एक लेयर बन जाती है जिससे कोई भी, अब चूंकि हमने पढ़ा है कि ये जो ब्लड होता है हमारा, यह एक कोलाइड होता है। तो कोलाइड जब छन्नी में आप मलाई छानते हैं तो कुछ भाग तो निकल जाता है, कुछ भाग रुक जाता है। धीरे धीरे ब्लड ज्यादा बहेगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा। जैसे जैसे रुधिराणु जमा हो जाएंगे तो एक मोटी परत बन जाएगी और उसके कारण कोई भी ब्लड बाहर नहीं निकलेगा और इससे हम कहते हैं रक्त का थक्का जमना। लेकिन अभी तक हम जानते हैं कि रक्त के थक्का जमाने का मेन काम विटामिन के का होता है। अब थोड़ी सी आप ध्यान रखिए, एक समरी देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लड क्लॉटिंग में रुधिराणु कौन सा भाग लेता है, तो आप बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट। अगर आपका प्लेटलेट बहुत कम हो गया है तो कोई भी चोट लग जाएगी तो आपका ब्लड कम नहीं निकलना बंद नहीं होगा। प्लेटलेट यदि आपका ठीक है तो 4 मिनट में आपके ब्लड का थक्का जम जाएगा, ठीक है। अगर कोई पूछे कि प्रोटीन कौन सा भाग लेता है रक्त के थक्का जमने में, तो वो होता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन पाए कहाँ जाते हैं? प्लाज्मा स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और पूछे कोई कि तत्व कौन सा होता है, तो कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम। और विटामिन कौन सी? तो के। एक समस्या है, बहुत कंफ्यूजन है। हेपेरिन जो होता है वो एक एंटी क्लॉटिंग होता है। हेपेरिन का काम होता है कि ब्लड को बहाना यानी थक्का बनने से रोकना, जबकि विटामिन के का काम होता है थक्का को जमाना यानी ब्लड को जमाना। हेपेरिन क्या करेगा? थक्का जमने से रोकेगा, जबकि विटामिन के जो होता है वह थक्का बनाने की कोशिश करेगा। एक समस्या है, अगर वही ब्लड क्लॉटिंग हमारे शरीर के अंदर हो जाए तो एक हेमरेज नाम की बीमारी होती है और वो ब्रेन में होती है। जब विटामिन हेपेरिन एक्टिव थोड़ी सी कम हो जाता है तो विटामिन के अंदर चली जाती है और वो क्या होती है, नस में, खासकर ब्रेन की बहुत पतली नसें होती है। शरीर में तो मेंटेन कर लेता, सूजन आता फिर सेक होके ठीक हो जाता है, लेकिन ब्रेन में बहुत पतले पतले न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें यदि विटामिन के यानी वायु से संपर्क हो जाता है हेपेरिन का, तो वह ब्लड क्लॉट को बढ़ा देता है। और जैसे ही बढ़ाएगा तो यहाँ से जो ब्लड जाता है, हार्ट से ब्लड बॉडी की ओर जाता है, उसकी स्पीड होती है 120 और जब रिटर्न आता है उसकी स्पीड होती है 80। तो उस स्पीड से जब जाएगा तब नस को क्या कर देता है? फाड़ देता है। जब नस फट जाती है तो इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसे हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। हेपेरिन की एक समस्या बहुत ज्यादा है, वो ये है कि जैसे ही हेपेरिन वायु के संपर्क में आता है वैसे ही हेपेरिन मर जाता है। अब देखिए कैसे, आपने कभी देखा होगा डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या बॉटल वगैरह चढ़ाते हैं, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे तो पहले दवाई फिल करेंगे सिरिंज, इसके बाद वो ऐसे जगह पूरी गैस को निकालेंगे और कुछ दवाई नीचे भी गिरा देंगे। उसका मतलब ये होता है कि जब सिरिंज में गैस भरी रहेगी और उसको हम डायरेक्ट लगा देंगे तो हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित हेपेरिन वायु के संपर्क में आकर मर जाता है, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर इंजेक्शन डायरेक्ट लगा देता है तो फिर वहां पास सूजन आ जाता है, नीला पड़ जाता है और फिर डॉक्टर कह देते हैं अरे वो गलती। अरे भैया, आप पेशेंट हो इतना तो जानो, आप विद्यार्थी हो इतना तो जानो कि इंजेक्शन से दवाई थोड़ी सी क्यों गिराई जाती है। वो दवाई वास्तविकता में नहीं गिराई जाती, सिरिंज के अंदर भरी हुई गैस को बाहर निकाला जाता है जिससे गैस का संपर्क हेपेरिन से ना हो और वहां की हेपेरिन एक्टिव रहे, ताकि नस के अंदर ब्लड क्लॉटिंग ना हो। नस के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होने से बड़ा नुकसान होता है। अगर ब्रेन में वह क्लॉटिंग हो गई तो मृत्यु हो जाती है। अदर बॉडी की नसें थोड़ी सी मोटी होती है तो वहां सूजन आ जाता है, फिर धीरे धीरे करके ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखें, अब एक समस्या ये होती है कि हेपेरिन क्या होता है, वायु के संपर्क में आते ही मर जाता है और जो विटामिन के होता है वो बाहर से मिलता है। तो सब होता क्या है, जैसे ही चोट लगी ब्लड आया और ब्लड में क्या आता है, हेपेरिन भी रहता है। वह हेपेरिन जैसे ही चोट लगती है तो वहां की चमड़ी खुल जाती है, खुलने के कारण वायु वहां पर भर जाती है। तो जैसे ही वायु वहां पर भरी तो हेपेरिन वहां का क्या हो गया, मर गया, यानी वह ब्लड को क्लॉट होने से अब रोक नहीं पाएगा और विटामिन के ज्यादा एक्टिव हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह क्लॉटिंग हो जाती है। इन चारों से, यानी ये चार जो प्रोसेस होती है शरीर के अंदर
हेपेरिन इनको रोक के रखता है, जबकि शरीर के बाहर हेपेरिन स्वयं मर जाता है और विटामिन के एक्टिव हो जाता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है ना। एक हीमोफोलिया नाम की बीमारी हुई थी। हीमोफोलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हेपेरिन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तब बहुत ज्यादा एक्टिव होने की वजह से शरीर में चोट लगने से जो ब्लड है वह नहीं रुकता। एक इंग्लैंड की महारानी को हीमोफोलिया नाम की बीमारी हुई थी और यह बीमारी जेनेटिकल यानी अनुवांशिक थी, अनुवांशिक होती है। ठीक है ना। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग यदि हो जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए हेपेरिन होता है और ये एंटी क्लॉटिंग कहलाता है। और जबकि शरीर के बाहर ब्लड को थक्का जमाने का काम ये सब करते हैं, कौन से, विटामिन के करती है। और ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को 4 मिनट लगता है। अभी गजब की बात ये है, विटामिन के हेमरेज के लिए जिम्मेदार होती है। यदि शरीर के अंदर विटामिन के हो जाती है, ठीक है ना, नसों में पहुंच जाती है, तो वह क्या होती है, ब्रेन हेमरेज को एक्टिव कर देती है। हो ही जाएगा, क्योंकि नसें ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लड बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। बॉटल डॉक्टर चढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जब उसमें बॉटल रहेगा तो तभी वो बॉटल का वो बंद कर दिया जाता है ताकि गैस अंदर ना जाए। और गैस अंदर यदि चली जाएगी तो हेपेरिन वहां का मर जाएगा, और हेपेरिन मर गया तो बॉडी में सूजन आ जाएगा। ठीक है ना। इन सब चीजों को आप ध्यान रखें और जानें। अभी एक लीवर यानी यकृत होता है, तो 3 फैक्टर यहाँ हमने देखा, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन। तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन निकलते लीवर से ही स्रावित होते हैं और हेपेरिन भी लीवर से ही स्रावित होता है, यानी निकलता है, बनता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, जबकि हेपेरिन जो होता है वह ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। एक बार मेरे साथ रिवाइज कर ले। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड कैसेंडिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को हम कैसेंडिंग बोलते हैं और इसको अधिकतम 4 मिनट का टाइम लगता है। पहला थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आएगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करके थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करके फाइब्रिन यानी जालिका बनाता है, और यह फाइब्रिन रुधिराणु को रोक देता है, जिसके कारण जाली में एक लेयर, मोटी लेयर बन जाती है और वह लेयर रक्त का थक्का कहलाती है और वहां पर रक्त गाढ़ा हो जाता है और वो बह नहीं पाता है। शॉर्ट में समझे तो रुधिराणु में कौन सा भाग लेता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो थ्रोम्बोसाइट। प्रोटीन कौन सा भाग लेता है, तो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। तत्व कौन सा भाग लेता है, कैल्शियम। और विटामिन कौन से भाग लेती है, विटामिन के। शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए हेपेरिन होता है जो जिम्मेदार होता है। वायु के संपर्क में आने पर हेपेरिन मर जाता है, जिसके कारण विटामिन के ज्यादा एक्टिव हो जाती है और उससे थक्का जम जाता है। यदि शरीर के अंदर वायु चला जाए, ठीक है ना, भगवान बड़ा होशियार है, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उसे पता था कि शरीर के अंदर यदि वायु चली जाएगी तो हेपेरिन मर जाएगा। तो एक ऐसी सिस्टम की व्यवस्था कर दी कि जब ब्लड बहेगा ना भगवान, तो नसों में बहेगा, बाहर बहेगा ही नहीं, क्योंकि गैस तो जाएगी कहीं ना कहीं। तो वो क्या करता है, हेपेरिन अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए, ठीक है ना, और ब्लड क्लॉटिंग करने का जिम्मेदार विटामिन के। और जो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन में की नस फट जाती है, जिससे आप